अभी पिछले वीक की न्यूज़ थी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने सभी विदेशी स्टूडेंट्स को अमेरिका से बाहर निकलने को बोला है। जो लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस जिनकी चल रही है ना, तो ऑनलाइन क्लासेस अपने घर से जाकर के लो, अपनी होम कंट्री से। अभी इसके ऊपर केस हुआ इस फैसले के ऊपर, और ट्रंप ने, उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने इस फैसले को पीछे खींच लिया है, पॉलिसी रिट्रीट कर लिया है। इसी पे बेस्ड आज सुबह का अपना फर्स्ट एडिटोरियल। अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, एडिटोरियल क्लास को पॉलिसी रिट्रीट नाम के एडिटोरियल से। सभी से गुजारिश करूंगा अपनी नोटबुक और पेन को हैंडी रखें। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के जो मैं ड्यूरिंग द एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस करता हूं एग्जाम प्रिपरेशन के हिसाब से। शुरू करें फटाफट से, चलो आओ कुछ नया सीखते हैं। कह रहे पॉलिसी रिट्रीट ऑन यूएस स्टूडेंट वीज़ास। कह रहे पॉलिसी में रिट्रीट कर लिया है। अब देखो रिट्रीट करना क्या होता है, जब आप कोई बात कह के मुकर जाते हो, अब आगे बढ़ के पीछे आ जाते हो, रिवर्सल मार लेते हो, यू टर्न मार लेते हो, वॉक बैक करते हो, बैक डाउन करते हो, बैक ट्रैक करते हो या बैक आउट करते हो, ये सब सिनोनिम है। किसी काम को एक बार कह करके, किसी बात को कह करके आप पीछे आ जाते हो ना वापस, तो आप करते हो रिट्रीट, है ना। अब इसमें से बैक वाले सारे के सारे एक जैसे ही हैं, इनको थोड़ा ध्यान देना। वॉक बैक वही है, पहले आगे गए फिर पीछे आ गए। बैक डाउन भी वही है, बैक ट्रैक भी वही है और बैक आउट भी वही है। तो अमेरिका ने पॉलिसी पे रिवर्सल मार दिया है, किसी बात को कह के मुकर गई है। अब देखते हैं वो कौन सी बात है, मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहे ट्रंप मस्ट डिलीवर ऑन जॉब्स, नॉट इंगेज इन रिटोरिक ऑन वीजास टू स्टे इन ऑफिस। कह रहे ट्रंप साहब जो है ना, इनको डिलीवर करना ही चाहिए जॉब्स के ऊपर। डिलीवर ऑन एक फिक्स प्रपोजिशनल फ्रेज है, जिसका मतलब होता है आपको किसी चीज़ को पूरा करना है, जो वादा आपने किया है उस वादे को निभाना है। तो ट्रंप साहब को जॉब्स के वादे को निभाना है, डिलीवर ऑन करना है, जो नौकरियां उसको ला करके देनी है। और कह रहा नहीं करना है उसको इंगेज होने का काम, उसको इस काम में नहीं लगना। अब वो कौन सा काम है? रिटोरिक का, चिकनी चुपड़ी बातों का। और वो किस पे? वीजा पे, है ना। और क्यों? टू स्टे इन ऑफिस, ऑफिस में स्टे करने के लिए, कुर्सी पे बने रहने के लिए। तो कुर्सी पे बने रहने के लिए ट्रंप को जॉब लानी पड़ेगी और ऐसी उल्टी सीधी बातें बंद करनी पड़ेगी जो वीज़ा के ऊपर वो करते हैं। समझ गए सेंटेंस को? आए सेंटेंस की वोकैबुलरी ग्रामर में। चलो सबसे पहले देखते हैं वोकैबुलरी को। इंगेज करना, किसी काम में लगना, किसी चीज़ के अंदर जो अपने आप को जो अपने झोंक देते हैं ना अपने आप को, तो आप इंगेज हो जाते हैं उस काम में, उस काम को शुरू कर देते हैं। रिटोरिक होती है जो नेता लोग बात करते हैं ना, बड़ी बड़ी और जो है मीनिंगलेस होती है, मीनिंग उसमें ज़्यादा होता नहीं है, सिर्फ लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए की जाती है, उसको कहते हैं रिटोरिक। रिटोरिक के सारे सिनोनिम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। हाइपर बोल, बड़े बड़े बोल। फ्लॉरी लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिसको आपने बहुत डेकोरेट किया हो। इलोक्वेंस, बड़े असरदार तरीके से कही हुई बात। ग्रैंडिलोक्वेंस, ग्रैंड तरीके से तो इलोक्वेंस हो, बहुत असरदार तरीके से कही गई बात हो। मैग्नीलोक्वेंस भी वही है, लोकू रूट आपने मेरे साथ देखा है, खबरी पे। बॉर्डर डैश और एम्बेलिशमेंट, सबका मतलब क्या है? किसी चीज़ को सजा धजा के कहना ताकि लोगों के दिमाग पे वो असर डाले, तो इसी को कहते हैं रिटोरिक, है ना। हमारे नेता लोग जो बात करते हैं उसको बोला जाता है रिटोरिक। चलो अब सेंटेंस की ग्रामर में आएंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट था ट्रंप, सेंटेंस की वर्ब थी मस्ट डिलीवर। और देखो फिर कॉमा लगा, कॉमा के बाद में इसकी दूसरी वर्ब आ गई नॉट इंगेज, है ना। तो एक सेंटेंस के में एक सब्जेक्ट एक से ज़्यादा वर्ब्स भी ले सकता है अगर बीच में कॉमा या एंड आ जाए, है ना। अच्छा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ग्रीन है, वर्ब पिंक है। अब आप मेरे को चीज़ बताना छोटी सी, इस सेंटेंस को, दो सेंटेंस आपके सामने, इनको देख करके आप कुछ एरर मुझे आप फाइंड आउट करके बता सकते हैं क्या? इन सेंटेंसेस को आप एरर में ढूंढ के बताएं या आप इनको इम्प्रूव करके मुझे बताएं, क्या आप बता सकते हैं मुझे? सब लोग कोशिश करेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, पहले आप कोशिश करें फिर कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताता हूँ। चलो देखो कॉन्सेप्ट ये है, जब भी एक हेल्पिंग वर्ब दो बार आए एक क्लॉज के अंदर, तो दूसरी बार उसको आप ओमिट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जैसे देखना आपके सामने, शी हो गया सब्जेक्ट, इज हो गई हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन के आ रही है ना। शी इज़ वेल एजुकेटेड, मेन वर्ब बन के आ रही है, बी फैमिली की वर्ब, है ना। अच्छा, एंड इज़ अ गुड टीचर टू हर स्टूडेंट, इज़ अ गुड टीचर टू हर स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे जो है मेन वर्ब बन के आ रही है, हेल्पिंग वर्ब है, तो मुझे क्या करना है, इस एंड के बाद से इस इज़ को निकाल देना।
क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास एंड से, कॉमा से एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जुड़ के आ जाएं तो दूसरी बार उसको आप रिपीट ना करें, उसको आप अंडरस्टूड समझेंगे। यहाँ पे इज को निकाल दो, फिर भी इज जो है अपने आप यहाँ पे फिक्स हो गया है ना, क्योंकि ये पहले भी पढ़ा था। तो शी इज़ वेल एजुकेटेड एंड अ गुड टीचर टू हर स्टूडेंट्स। समझ गए? अब इसी फॉर्मूला को मैं अगले क्वेश्चन में लगाता हूँ, अगले वाले सेंटेंस में थोड़ी कन्फ्यूजन है, देखना है इसमें। शी इज़ वेल एजुकेटेड एंड इज़ परसुइंग डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग। यहाँ पे आपकी इच्छा क्या होगी? सर इस इज़ को दूसरी बार रिपीट ना करूँ, यहाँ से क्या करता हूँ, इसको निकाल फेंकता हूँ, है ना, निकाल देता हूँ। पर यहाँ पे होगी गलती। क्यों? यहाँ पे जो इज था वो है मेन वर्ब, है ना, और यहाँ पे जो इज आपने निकाल फेंका है ना, जो आपने निकाल फेंका है वो है हेल्पिंग वर्ब। भले ही वो इज है पर ये इज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसके आगे एक मेन वर्ब आ रही है। यहाँ पे इज मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसके आगे कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं आ रही। तो ये और इज, ये वाला इज बराबर नहीं है, इसको निकाल फेंकने का काम मतलब हो गया सेंटेंस को गलत करना। तो इस केस में क्या करूँगा मैं? इस को यहाँ बरकरार रखूँगा, यहाँ से रिमूव नहीं करने वाला हूँ। समझ गए ना? तो दोनों तरफ या तो हेल्पिंग वर्ब हो या वो दोनों तरफ मेन वर्ब हो, तब आप उखाड़ फेंकेंगे, अदरवाइज आपको इसको मेंटेन करके रखना है। तो बस यहाँ भी यही हुआ है, ट्रम्प मस्ट डिलीवर ऑन जॉब एंड नॉट मस्ट नॉट इंगेज। समझ गए ना? तो मस्ट यहाँ भी इस नॉट से पहले ऑलरेडी लगा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने मैंने मार्क कर दिया है ग्रीन और पिंक कलर में। सब्जेक्ट वर्ब आप पकड़ते जाओ, इंग्लिश की जर्नी आपकी बहुत आसानी से बीतेगी। सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ना सीखें, मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को मिलाना सीखें। समरी दे रहा हूँ मैं आपको छोटी सी, उससे पहले वीडियो को एक लाइक देना और एक सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना अगर आप वीडियो नए हो चैनल पर। मैं हर रोज़ ऐसी वीडियोस लाता हूँ, है ना। समरी ये है कि ट्रंप ने पहले बोला था हम नहीं रहने देंगे विदेशी स्टूडेंट्स को। बाद में जो यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका की बड़ी बड़ी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना होगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT आपने नाम सुना होगा, ये यूनिवर्सिटीज़ और इनके साथ कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना कोर्ट में चली गई इस फैसले के खिलाफ। कोर्ट ने जाकर के फैसला ये दिया ट्रंप को कि ये कोई आपकी बात नहीं हुई, गलत बात है, आप जो ऐसी बात नहीं कर सकते हो। ऐसा जैसे ही कोर्ट ने कहा, ट्रंप ने अपने फैसले को फिर से वापस खींच लिया, पॉलिसी रिट्रीट कर लिया। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है? कह रहा है आपने उल्टी ऊटपटांग बातें की थी, पर अमेरिका का जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छा है तो वहाँ पे चलेंगी नहीं। तो वहाँ पे जस्टिस जीत गए, आपकी ऊटपटांग बातें हार गई हैं। अब आपको स्टे करना ऑफिस में, अगर जो बिडेन के सामने टिकना है ना, तो डिलीवर करो जॉब्स पे, नौकरियां पैदा करके दिखाओ अमेरिका में। लोगों को बिना बात जो है ना, उनके दिमाग को मत भटकाओ, वीज़ा की बात करके सबकी जो है ना ध्यान को मत भटकाओ। तो यही इसकी आज की जो है समरी। ट्रंप को नसीहत दे रहा है, हिदायत दे रहा है। नसीहत और हिदायत देने के कारण इसकी टोन क्या होगी? एडवाइजिंग या बोल सकते हैं आप काउंसलिंग, है ना। काउंसिल कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, ट्रंप को जो है नसीहत ये दे रहा है आज की टोन। कोशिश करना इसको समरी को लिखने की कमेंट सेक्शन में 5-6 सेंटेंसेज में। शुरू करने वाले अपने एडिटोरियल को ध्यान से देखिए। मार्केट फोर्सेस एंड कॉमन सेंस appeared to triumph over narrow-minded economic protectionism in the US on student visas। कह रहे हैं बाजार की जो ताकतें हैं, मार्केट फोर्सेस हैं और कॉमन सेंस है ना, लोगों का जो कॉमन सेंस है, कह रहे हैं इन दोनों चीज़ें दोनों ये जो चीज़ें हैं ना, मार्केट फोर्स और कॉमन सेंस, कह रहे हैं दोनों जो चीज़ें हैं ये अपीयर हुई, निकल करके आई, और कैसी? जीतती हुई, ट्रायम्फ करती हुई। ट्रायम्फ करना मतलब जीतना, विन करना। अच्छा भाई, किसको जीता इन्होंने? ओवर नैरो माइंडेड इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म को, ज़रूरत से ज़्यादा दकियानुसी आर्थिक प्रोटेक्शनिज्म की नीतियों को। ये प्रोटेक्शनिज्म आपको समझाऊंगा क्या होता है, अभी इसको पढ़ते जाएं। तो ये ऐसी जो नीतियां हैं नैरो माइंडेड, ऐसी नीतियों पे, और कहाँ पे? अमेरिका में, US में, और किस चीज़ पे? स्टूडेंट वीज़ाज़ के ऊपर। तो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जो इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की नीतियाँ अमेरिका में, जो कि बहुत नैरो माइंडेड है, बहुत दकियानुसी हैं, बहुत कंजर्वेटिव हैं, उनके ऊपर मार्केट फोर्सेस और कॉमन सेंस दिखाई पड़े जीतते हुए, ट्रायम्फ करते हुए। समझ गए सेंटेंस को? आ जाए सेंटेंस की ग्रामर में। ग्रामर कहती है सेंटेंस का सब्जेक्ट है मार्केट फोर्सेस एंड कॉमन सेंस। दो सेंटेंस के सब्जेक्ट एक साथ मिले हुए हैं, दो नाउन्स एक साथ मिले हुए हैं, मतलब एक कंपाउंड सब्जेक्ट आपके पास है। अगर यहाँ पे वर्ब होती तो आप इसको प्लूरल के हिसाब से ट्रीट करते हो, पर लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस की वर्ब है, इसमें कोई फर्क नहीं आता, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो सब्जेक्ट हो गया ये, वर्ब होगी ये, है ना। अच्छा, ट्रायम्फ करना मतलब जीतना, विन करना, प्रिवेल करना, टू बी विक्टोरियस इज टू ट्रायम्फ, है ना। अच्छा, नैरो माइंडेड क्या होता है? कंजर्वेटिव, इलिबरल, लिबरल का बिल्कुल उल्टा इलिबरल, है ना। शॉर्ट साइटेड, जिसकी नज़र बहुत छोटी हो, ज़्यादा आगे का नहीं देख पाए, नैरो माइंडेड हो। या इसको बोलते हैं मायोपिक, लंबी दूरी को नहीं देख पाए, आगे का जो है बड़ा भला बुरा ना सोच पाए, नैरो माइंडेड, है ना, मायोपिक। अच्छा, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है?
आपकी ये इच्छा है कि आपके लोकल दुकानदार, लोकल जो पीपल है, वर्कफोर्स है, लोकल आपके जो बिजनेसेस हैं, सबको आप प्रोटेक्शन दो बाहर से आने वाले लोगों से। तो आप ऐसी नीति को अपनाओगे जिसको कहा जाएगा इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की नीतियाँ। समझ गए ना, बहुत कंट्रीज ऐसा करती हैं। जैसे आप मेड इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की, आप स्वदेशी की बात करते हैं, तब भी आप इकोनॉमिकली प्रोटेक्शनिज्म की नीतियों की बात कर रहे होते हैं। बढ़े आगे। कर प्रेसिडेंट ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू वॉक बैक a recent immigration policy dictate that it would no longer issue visas to university students in programs involving a substantial online component starting in the fall 2020 semester। करे ट्रम्प जो था, प्रेसिडेंट ट्रम्प, इनका जो प्रशासन था उसको हैड टू, देखो हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, तीनों का मतलब क्या होता है, किसी काम को करना पड़ा। तो करे ट्रम्प के प्रशासन को करना पड़ा था। अच्छा, क्या करना पड़ा भाई? वॉक बैक करने का काम। ऊपर आपने देखा ना, रिवर्सल, रिट्रीट, वॉक बैक है ना, किसी चीज़ पे जा करके वापस आना। तो कह रहे ट्रम्प के प्रशासन को वॉक बैक करना पड़ा, वापस अपनी बात को खींचना पड़ा, और किस पे? एक हाल की इमिग्रेशन पॉलिसी के डिक्टेट के ऊपर। डिक्टेट होता है एक ऐसा गवर्नमेंट का ऑर्डर जो अनपॉपुलर हो, बहुत हार्श हो, जिसको लोग बहुत अपोज करें। तो ऐसे इमिग्रेशन पॉलिसी के ऑर्डर को वापस खींचना पड़ा। कह रहे जो कि, और ये ऑर्डर क्या था कि ये जो है ना ट्रम्प, इट वुड नॉट लॉन्गर इशू, ये अब जो इसका प्रशासन है अब इशू नहीं करेगा। और क्या नहीं करेगा? वीज़ा को। अच्छा, किन को? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। अच्छा, कहाँ पे? उन प्रोग्राम्स में। अच्छा, कौन से प्रोग्राम? इन्वॉल्व करने वाले, शामिल करने वाले एक सब्सटेंशियल, बहुत बड़े ऑनलाइन कंपोनेंट को। साल में 200 घंटे में से 180 घंटे की क्लास आपकी ऑनलाइन होगी, ऐसे बहुत बड़ा कंपोनेंट आपका ऑनलाइन हो ऐसे प्रोग्राम्स में। और अच्छा, कौन से प्रोग्राम्स? अच्छा, कब से नहीं होगा ये? स्टार्ट होते हुए फॉल के, पतझड़ के 2020 के सेमेस्टर के। देखो सारे पीस बाय पीस मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, अभी मैं जोड़ रहा हूँ, फिर इसकी ग्रामर वोकैबुलरी में आते हैं। ट्रम्प के प्रशासन को पीछे खींचना पड़ा एक रीसेंट पॉलिसी के डिक्टेट को, एक ऐसे ऑर्डर को जिसमें इसने बोला था हम इश्यू नहीं करेंगे वीज़ा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को उन प्रोग्राम्स में जो प्रोग्राम इन्वॉल्व करते हैं एक बहुत बड़ा ऑनलाइन कंपोनेंट। साल में 100 में से 80 घंटे की क्लास ऑनलाइन होती हो, है ना। और कब से नहीं करेंगे? स्टार्टिंग फॉल 2020 सेमेस्टर, जो 2020 फॉल का पतझड़ का सेमेस्टर शुरू होने वाला है वहाँ से। तो ऐसा ऑर्डर था, वापस इन्होंने खींच लिया। आए इसकी ग्रामर वोकैबुलरी में। देखो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब थी हैज़ टू, हैड टू, हैव टू वाली, हैड टू, है ना। ध्यान देना इसको, इसका काम क्या होता है? आपकी मजबूरी। वी हैड टू गो, हमें जाना पड़ा। शी हैज़ टू वर्क हार्ड, उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। डिक्टेट वर्ड आपने देख लिया, इट की वर्ब है, वुड नो लॉन्गर इशू, नो लॉन्गर एडवर्ब है, वुड हेल्पिंग वर्ब है, इशू मेन वर्ब है। मॉडल के बाद में मेन वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के, बेस फॉर्म लेकर के हमेशा। आगे बढ़े, चलो अब अगले सेंटेंस को ध्यान से देखना, इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा। कह रहा हैड दिस पॉलिसी विदस्टूड द लीगल चैलेंज दैट वाज इमीडिएटली माउंटेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, द MIT and over 200 other universities. It might have led to a large number of students enrolled in such courses facing the risk of deportation and those intending to enter the US for higher studies stranded abroad without options. सेंटेंस सिंपल है, थोड़ा लंबा है। कह रहा है अगर ये पॉलिसी विद स्टैंड कर जाती, अगर ये पॉलिसी सामना कर लेती, अगर ये पॉलिसी टिक जाती, एंडोर कर लेती, विद स्टैंड कर लेती, इस वर्ड को समझाऊंगा। कह रहा है अगर ये पॉलिसी चल जाती और किसके सामने? लीगल चैलेंज के सामने। अच्छा कौन सा चैलेंज भाई? जिसको फटाफट से इमीडिएटली माउंट किया गया, रखा गया, सामने लाया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी और 200 दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। तो कह रहा है अगर ट्रंप का फैसला टिक जाता इस लीगल चैलेंज के चुनौती के सामने तो क्या होता? क्या इससे? कह रहे ये लीड कर जाता, हो सकता है ये ले जाता हमें बहुत लंबे बड़े स्टूडेंट्स नंबर के, और कहाँ पे? जो इनरोल्ड हैं ऐसे कोर्सेज में। अच्छा इनके कहाँ पे लीड कर जाता? इनके फेस करने की तरफ लीड कर जाता उस जोखिम को जो है डिपोर्टेशन का, इनके जबरन घर वापसी का। और कह रहे उन लोगों तरफ जो इंटेंड करते हैं यूएस में घुसना, एंटर करना हायर स्टडीज़ के लिए, उनके स्ट्रैंडेड हो जाने की तरफ, उनके पीछे रह जाने की तरफ, अब्रोड में, विदेशों में, बिना ऑप्शन के। सेंटेंस को एक बार मैं पूरा जोड़ देता हूँ, फिर सेंटेंस के अंदर की मीनिंग पे आएंगे, इसकी ग्रामर पे आएंगे। अगर ट्रंप की पॉलिसी लीगल चैलेंज के सामने टिक जाती, चैलेंज दिया था इन सभी यूनिवर्सिटीज़ ने, अगर ये पॉलिसी टिक जाती तो इससे क्या होता है? एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं, जो कि एनरोल्ड हैं
अलग अलग कोर्सेज में, ऐसे कोर्सेज में वो फेस करते हैं रिस्क को घर वापसी के, डिपोर्टेशन के। और जो लोग इंटेंड कर रहे हैं अमेरिका में घुसना, एंटर करना, उन लोगों को अभी स्ट्रैंडेड रहना पड़ता अपने घरों में, विदेशों में, बिना ऑप्शन के। स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है? बिना ऑप्शन के कहीं रह जाते हो, हेल्पलेस हो जाते हो, बिल्कुल मजबूर हो जाते हो। अब समझे सेंटेंस को? आए सेंटेंस के सब्जेक्ट वर्ब में, है ना? सब्जेक्ट कौन है? दिस पॉलिसी, वर्ब है इसकी हैड विद सूट। यहाँ पे सेंटेंस में इन्वर्जन हुआ है, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा अभी। दैट की वर्ब है वॉज माउंटेड, इमीडिएटली बीच में एडवर्ब है। इट माइट हैव लेड की जो वर्ब है, देखो इट की वर्ब है माइट हैव लेड, ये कंडीशनल सेंटेंस बना हुआ है। आप जानते हो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, है ना? अब देखने वाली चीज़ों पे आते हैं। देखो ये यहाँ पे इन्वर्जन क्यों किया गया है? आपने थर्ड कंडीशनल पढ़ा है, इन्वर्जन आपने नहीं पढ़ा हुआ उसमें, है ना? एक काम करते हैं, 3 मैं आपको पास पेयर्स दे रहा हूँ, थर्ड कंडीशनल के ही हैं, फर्स्ट और थर्ड दोनों कंडीशंस के। आप मुझे बताओ दोनों में से, तीनों में से, 6 में से कौन सा जो है सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। सब लोग कोशिश करेंगे, बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है, एक बार में समझ में आने वाला है अगर आप खुद से ट्राई करें तो। चलो देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन के अंदर इफ को रिप्लेस किया जा सकता है। फर्स्ट कंडीशन में शुड से, थर्ड कंडीशन में सेंटेंस में इन्वर्जन से। हालांकि फर्स्ट कंडीशन में भी शुड से लगाते हो तो सेंटेंस में इन्वर्जन ही होता है ना? तो कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट और थर्ड कंडीशनल को आप जो है इफ को हटा करके सेंटेंस में इन्वर्जन ला करके इफ को हटा सकते हो। सेकंड कंडीशन में भी होता है, वो किसी और दिन बताऊंगा, जैसे एज सून एज आ जाए, है ना, व्हेन आ जाए, तब भी आप सेकंड कंडीशन में इफ को हटा सकते हो। अब देख लो फटाफट ये कंडीशनल होते क्या है। इफ़ शी कॉल्स अप वी विल गो फॉर डिनर, अगर वो फ़ोन करती है तो हम डिनर करने जाएंगे, अगर वो फ़ोन करेगी तो हम डिनर करने जाएंगे। ये होता है फर्स्ट कंडीशनल। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर बादल आए तो बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो मैं छाता खरीदूंगा, समझ गए ना? फर्स्ट कंडीशनल। इसमें होता क्या है, इस इफ़ को आप निकाल दो, इसकी जगह शुड को रख दो, इस इफ़ को आप निकाल दो, इसकी जगह शुड को रख दो, ये कंडीशनल वैसा का वैसा ही रहेगा। तो फर्स्ट कंडीशनल क्या बोलता है, इफ़ की जगह शुड आ सकता है। अब ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, जैसे यहाँ पे शुड आया, सेंटेंस में इन्वर्जन हो गया। शुड एक हेल्पिंग वर्ब होती है, कॉल अप एक मेन वर्ब होती है, और अगर शुड के बाद में मेन वर्ब आप ले रहे हो तो उसको बेनिफिटिव लेना है। अब यहाँ पे कॉल्स अप नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा, कॉल अप। बस ध्यान देने वाली चीज़ यही है ना, इन्वर्जन तो ठीक है तुमने कर दिया, शुड ले आए तुम शुरू के अंदर, पर शुड के हिसाब से वर्ब को चेंज कर देना। अब कॉल्स मत छोड़ देना, शुड के बाद में, मॉडल के बाद में कभी भी एस या ई एस वाली वर्ब नहीं आती। तो शुड शी कॉल अप वी विल गो फॉर डिनर। इफ द नीड अराइजेज वी विल टेक देयर हेल्प, अगर जरूरत आन पड़ी तो हम उनकी हेल्प लेंगे, है ना? कैसे कर रहा हूँ मैं इसको, शुरू में शुड को लेकर के आ रहा हूँ, सेंटेंस में इन्वर्जन हो गया। अब अराइजेज नहीं, अब यहाँ पे आएगा अराइज। इफ द नीड अराइज वी विल टेक देयर हेल्प। देखो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको अराइज और कॉलम में सब लोग गलती करते हैं, जानबूझ करके मैं आपको ध्यान खींच रहा हूँ आपका। ऐसी गलती आप जो ना इस वाले के अंदर बिल्कुल भी ना करें। अब लास्ट सेंटेंस देखना, थर्ड कंडीशन को मैं चेंज कर रहा हूँ। इफ शी हैड कॉल्ड अप वी वुड हैव गॉन फॉर डिनर। थर्ड कंडीशन क्या बताता है, पुरानी बात करता है ये। फर्स्ट तो आने वाली बात करता है, आने वाले टाइम की। थर्ड क्या करता है, पुरानी बात। यार उस दिन उसने फ़ोन किया होता ना तो हम डिनर करने जाते। भाई उस दिन मैंने खाना नहीं खाया, अगर उसने फ़ोन किया होता तो हम डिनर करने जाते, नहीं किया तो हम नहीं गए, समझ गए ना? थर्ड कंडीशन। अब देखो थर्ड में क्या होना है, सेंटेंस को इन्वर्जन कर दो, शुड वुड नहीं, सीधा इन्वर्स करना है। तो इफ़ को हटा दो, हैड को शुरू में ले आओ, हैड को शुरू में ले आओ, सेंटेंस में इन्वर्जन करना है ना, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आओ। इफ को हटा दो तो हैड शी कॉल्ड अप वी वुड हैव गॉन फॉर डिनर। समझ गए? हैड को शुरू में लाने का रीजन क्या है, थर्ड कंडीशनल को इफ को हटा करके इन्वर्जन करके मैंने रखा हुआ है। बस मेरे भाई ये हैड यहाँ पे ऐसे ही आया है, हैड दिस पॉलिसी विदस्टूड, हैड दिस पॉलिसी विदस्टूड, ये ऐसा लिखा हुआ था, इफ दिस पॉलिसी हैड विदस्टूड। क्रिस्टल क्लियर है सबके दिमाग में? बढ़े आगे, चलो। विद स्टैंड करना क्या होता है, किसी के सामने टिकना, एंड्योर करना, परसिस्ट करना। विद स्टैंड करना, किसी के साथ में स्टैंड करना, टिकना उसके सामने, है ना? तो इसलिए इसके सारे सिनोनिम है। एंटर के बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। कल मैंने वर्ब चैप्टर आपको करवाया, अच्छे से समझाया था। एंटर एक ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब है, अपने बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी। कहाँ एंटर करना है, अमेरिका में। तो अगर इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ना तो इसके बाद में अमेरिका आएगा। यहाँ पे इंटू कोई बीच में घुसा मत देना, है ना? एंटर के बाद में इंटू और ऑन आता है, पर वो अलग वर्ब्स हैं, आपको अच्छे से मालूम है। आज नहीं बताऊंगा मैं आपको, जिनको पता हो कमेंट्स में लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं। Canada universities joining the case against the decision of the Federal Immigration and Customs Enforcement argued in court that this policy, described as cruel and illegal, undermined their efforts to create a safe online-based learning system amidst the raging pandemic.
कह रहा है जो यूनिवर्सिटियां हैं ना, ये जो हार्वर्ड, MIT और 200 दूसरी यूनिवर्सिटियां हैं जो ज्वाइन कर रही हैं इस केस को, इस फैसले के खिलाफ। अब फैसला किसका है? अमेरिका की इस सरकारी संस्था का फैसला है, फेडरल इमिग्रेशन कस्टम एनफोर्समेंट, है ना। तो कह रहे यूनिवर्सिटियां जो है ना, जो ज्वाइन करके बैठी हैं इसके खिलाफ इस केस को, उन्होंने आर्ग्यू किया, उन्होंने अपनी बात रखी इन कोर्ट के अंदर, दैट वो ये की कि ये जो पॉलिसी है ना, जिसको डिस्क्राइब किया जा सकता है बड़ा ही निर्दयी, क्रूअल और बड़ा ही इलीगल, बड़ा ही गैर कानूनी, है ना। कह रहे जो पॉलिसी है ना, ये अंडरमाइन करती है, ये कमज़ोर बनाती है इनकी ताकतों को, कोशिशों को, एफर्ट्स को। अच्छा, किस चीज़ के एफर्ट्स हैं? क्रिएट करने के एक सेफ, महफूज ऑनलाइन बेस्ड लर्निंग सिस्टम को। अच्छा, कब? इस बीच अमिस्ट इस रेजिंग पैंडमिक के आगे से आगे बढ़ती हुई महामारी के। तो यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में क्या बोला? हम तो स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए ऑनलाइन बेस चला रहे हैं, पर ये अमेरिका का प्रेसिडेंट इतना पागल हो गया है कि इन स्टूडेंट्स को घर भेजने पे उतारू हो गया है। हम चाहते हैं इनको इन्फेक्शन ना हो, अगर हम बुला लेंगे तो नहीं भेजेगा ये, पर इन्फेक्शन करवा के जो है, ये इन्फेक्शन करवाना इसको मंजूर है, पर यहाँ पर रहने देना इसको मंजूर नहीं है। समझ गए सेंटेंस को? अब आए सेंटेंस के अंदर देखने वाली चीज़ों पर। यूनिवर्सिटीज़ की वर्ब है आर्ग्यूड, दिस पॉलिसी की वर्ब है अंडरमाइंड। अंडरमाइन करना मतलब होता है किसी को कमज़ोर बनाना। आपके पैरों के नीचे मैं माइन खींच दूँ, देखो कैसे याद रखना है, आपके नीचे अंडर मैं माइन खींच दूँ, माइन मतलब सुरंग, आपके पैरों के नीचे से मैं ज़मीन निकाल के सुरंग खींचूँ तो आपको गिराने का काम करूँगा, आपको कमज़ोर बनाने का काम करूँगा, आपको अंडरमाइन करूँगा, है ना। अच्छा, अब इस सेंटेंस पे एक देखने वाला कॉन्सेप्ट है बहुत ही खूबसूरत, सभी लोग कोशिश करेंगे। एज कौन सी वर्ब्स के आगे हमेशा लगता है और एज कौन सी वर्ब्स के आगे कभी भी नहीं लगता। सब लोग कोशिश करेंगे, मैं आपके सामने लिखूंगा, पहले आप कोशिश करें फिर मैं बताता हूं। चलो, सबने कोशिश की। अब एक काम करता हूं, मैं स्लाइड ही निकाल लेता हूं जहां पे मैंने करवाया हुआ इस कॉन्सेप्ट को, है ना, एक ग्रामर वीडियो में। अब स्लाइड देखो, जहाँ पे अब मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, आपके सामने आ जाएंगी सारी की सारी। इन वर्ब्स के बाद हमेशा आपको एज कभी नहीं लगाना, और इन वर्ब्स के बाद में हमेशा एज लगेगा। तो डिस्क्राइब के बाद में एज लगेगा, डिफाइन के बाद में लगेगा, नॉन के बाद में लगेगा, व्यू के बाद में लगेगा, ट्रीट के बाद में लगेगा, रिगार्ड के बाद में लगेगा। बाकियों के बाद में आप जनरली लगाते हैं तो मत लगाया करो, है ना। ही वॉज अपॉइंटेड एज कैप्टन, है ना, गलत है। शी इज कंसिडर्ड एज द ब्यूटी क्वीन ऑफ द क्लास, गलत है। वी नेम्ड हर ईवा, गलत है ना। वी नेम्ड हर ईवा होगा, वी नेम्ड हर एज ईवा नहीं हो सकता, है ना। तो इस तरह से इनके बाद कभी नहीं, इनके बाद हमेशा। तो देखो, डिस्क्राइब के बाद लगना चाहिए, इसलिए डिस्क्राइब के बाद लगा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा हाउएवर, हालांकि देयर फाइट मे बी फार फ्रॉम ओवर, उनकी जो फाइट है ना वो हो सकता है फार फ्रॉम ओवर हो, अभी भी उनकी फाइट खत्म नहीं हुई है, ओवर से बहुत दूर है। फाइट ओवर का मतलब क्या है? फाइट खत्म हो जाना। फार का मतलब क्या है? दूर है। तो खत्म होने से अभी भी उनकी फाइट बहुत दूर है। कह रहे बोथ द यूनिवर्सिटीज एंड देयर पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल एनरोलीज वुड बी वाइज टू रिमेन अलर्ट फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस फोर्स्ड इनटू द एंट्री प्रोसेस एट अ फ्यूचर डेट। कह रहा दोनों को, बहुत अच्छा, किन किन को? एक तो यूनिवर्सिटीज़ को और एक उनके प्रोस्पेक्टिव इंटरनेशनल एनरोलीज को, वहाँ के जो अंतर्राष्ट्रीय एनरोलीज, एनरोल करने वाले खुद को स्टूडेंट्स को, जो प्रोस्पेक्टिव हैं, जिनको अभी प्रोस्पेक्टिव अपने मानते हैं ना, अभी उन्होंने एनरोल नहीं किया है। तो कह रहा है दोनों यूनिवर्सिटीज़ को और वहाँ पे आने वाले अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वुड भी रहना होगा वाइज, बहुत ही समझदार। और क्यों? कह रहा है ऐसा रिमेन अलर्ट रहने के लिए, इस पॉसिबिलिटी के लिए जो है एडिशनल और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस की, जो कि फोर्स इनटू किए जा सकते हैं, जो कि जबरन लगाए जा सकते हैं एंट्री प्रोसेस पे, और कब? एट अ फ्यूचर डेट। कहने का मतलब क्या है? ये वाली जंग आप जीत गए हो, पर हो सकता है ट्रम्प प्रशासन फिर से कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, तो यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स दोनों जो है ना, उनको वाइज होगा। अगर वो वाइज होंगे तो वो जो है ना रिमेन अलर्ट रहेंगे, हमेशा जो है थोड़े से चौकन्ना रहेंगे। समझ गए सेंटेंस को? वर्ब, सेंटेंस का सब्जेक्ट है आपका ये वाला, और वर्ब है आपकी वुड बी। वुड के बाद में, मॉडल के बाद में कब बी लगता है आपको अच्छे से मालूम है। अगर उसके बाद में एक नाउन या एक एडजेक्टिव आ रहा हो, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आ रही हो, तो बीच में बी नाम की स्टेपनी को हम घुसेड़ देते हैं, ताकि सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली सही बना रहे। तो वुड के बाद में यहाँ पे अगर कोई वर्ब आ रही होती, वुड प्ले, वुड ईट, वुड गो, वुड सिंग, तो ठीक था, पर वर्ब तो आ नहीं रही, तो बीच में क्या घुसा दिया हमने? बी नाम के स्टेपनी को। आगे बढ़े। फोर्स करना मतलब इम्पोज करना, जबरदस्ती लगाना। करा ऑलरेडी द एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्लैरिफाइड दैट न्यूली एनरोलिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पॉसिबली अप टू 2 लाख अक्रॉस द यूएस विल बी बार्ड फ्रॉम टेकिंग प्योरली ऑनलाइन कोर्सेज व्हाइल लिविंग इन द कंट्री। करा एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ही क्लैरिफाई कर चुका है, समझा चुका है, पहले से ही इस चीज़ को साफ साफ कर चुका है। अच्छा क्या? कह रहा नए एनरोल होने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स
जो कि लगभग हो सकते हैं 2 लाख पूरे अमेरिका में, अक्रॉस द यूएस 2 लाख, है ना। कह रहे हैं जो स्टूडेंट्स है ना विल बी बार्ड, इनको बार किया जाएगा, इनको रोका जाएगा। अच्छा क्या काम करने से? फ्रॉम टेकिंग प्योरली ऑनलाइन कोर्सेज, पूरे ऑनलाइन कोर्स लेने से। और कहाँ पे, कब? जब वो लिव कर रहे हो कंट्री के अंदर। तो इसने बोल दिया प्रशासन ने, अगर अब तुम कोई ऑनलाइन कोर्स लेने आए हो अमेरिका में तो ऑनलाइन कोर्स तुम अपने घर से लो, अमेरिका में आने की रहने की जरूरत नहीं है, ऐसा इसने क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है ना। तो 2 लाख स्टूडेंट्स हैं, हमारा ऐसा अंदाजा है कि जो अमेरिका में ऑनलाइन कोर्सेज को लेने वाले हैं इस साल। आए सेंटेंस के अंदर की ग्रामर में, ग्रामर ये कहती है एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है हैज़ क्लैरिफाइड, सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगा है। हैज़ के बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की। इन चीज़ों को माइंड करना सीखें, एक वक्त ऐसा आएगा जब ये नेचुरली आपको आने लगेंगी, पर शुरू में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। कहाँ पे हैज़, कहाँ पे हैव, कहाँ पे V3, कहाँ पे V2, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा बार है ना, बार, इसके बाद में फ्रॉम लगता है। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके बाद में फॉर्म लगता है और सबकी सब बार की सिनोनिम है। लिख दूं फटाफट, रिस्ट्रेन, प्रिवेंट, रेस्ट्रिक्ट, एब्सटेन, है ना। ये सबके सब सिनोनिम है बार के, और सब क्या लेते हैं अपने बाद में, फ्रॉम नाम के प्रेपोजिशन को लेते हैं और बताते हैं किस चीज से आपको बार किया गया है ना। तो प्रिवेंट, रिस्ट्रेन, एब्सटेन सबके सब क्या है, फ्रॉम वाले प्रेपोजिशन वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा येट द बैटल विल कंटिन्यू फ्रॉम द अदर साइड टू द जज इन द लीगल केस ब्रॉट बाय द यूनिवर्सिटीज इज कीपिंग द केस ओपन। कह रहा फिर भी, येट फिर भी ये जो बैटल है ना कंटिन्यू होगी, विल कंटिन्यू, ये बैटल रहने वाली है चालू, अदर साइड से, दूसरी साइड से भी, है ना, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी ये बैटल हमेशा चालू रहने वाली है। कैसे? करे जो जज है ना इस लीगल केस में, जो ब्रॉड बाय यूनिवर्सिटीज़ है, जिसको यूनिवर्सिटी लेकर के आई है जिस केस को, करे जो जज है वो कर रहा है कीप इस केस को ओपन। उसने बोला केस अभी भी चालू, आप 10 दिन बाद फिर आ जाना, कोई और दिक्कत आपको हो तो, है ना। अच्छा कह रहा इम्प्लाइंग, ऐसा इम्प्लाई करते हुए, ऐसा हिंट करते हुए दैट वो ये कि आर्गूमेंट जो है ना उनको बनाया जा सकता है, कुड बी मेड अगेंस्ट, और किसके खिलाफ, एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस के, नई आने वाली पाबंदियों के खिलाफ। जज ने क्या बोला, हो सकता है ये ट्रंप ना माने, 10-15 दिन बाद फिर से कोई हरकत करे, केस को मैं खुला छोड़ रहा हूँ, आ जाना तुम, फिर से तुम्हें परेशान करे अगर ट्रंप तुम्हें तो, है ना। तो इस तरीके से जज ने ये बात बोली। अच्छा जज ने ये जो काम किया ना, जज इज कीपिंग द केस ओपन, इसके साथ में इसने साइमल्टेनियस एक्शन किया, समझ गए ना, 2 कामों को एक वक्त पे एक साथ किया। तो पहला काम तो मैंने बता दिया इज कीपिंग, है ना, यहां से मैंने बता दिया मेन वर्ब बना करके। दूसरा काम बताया मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन इंप्लाइंग लिख करके, है ना। तो ऐसा करते हुए ऐसा करता हूँ, खाना खाते हुए मम्मी से बात कर रहा था, गाना सुनते हुए किताब पढ़ रहा था, है ना। तो जज जो है केस को ओपन करता हुआ ऐसा इंप्लाई कर रहा था, हिंट कर रहा था, इंडिकेट कर रहा था कि ऐसा हो सकता है। आगे बढ़े, अभी मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट आएगा, उससे पहले आपका छोटे से मैं आधा मिनट लूंगा। ये जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग नए आते हैं चैनल पे, वो सोचते हैं सर ने तो ये कोई चीज़ ऐसी है जो पहले बता चुके हैं, अब हमें 300-400 एडिटोरियल हो गए, कहाँ देखेंगे, कहाँ पढ़ेंगे। एक काम करना, अब सभी से मैं आपको छोटी सी गुजारिश करता हूँ, एडवाइस करता हूँ आपको, ये एडिटोरियल छोड़ दो 10 दिन के लिए। ग्रामर सीरीज मेरी चल रही है, उस पर जाकर के फोकस करो। जो कुछ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, वहाँ डिटेल में करवा चुका हूँ। कहाँ पे मिलेगी सेंटेंस, अपने जो है चैनल के होम पेज के ऊपर, होम पेज पे जाओ, YD योर इंग्लिश ट्यूटर, इसमें जा करके ऊपर ही रखिए कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय YD। कल मैंने 19वीं वीडियो पब्लिश की है, पार्ट 0 से पार्ट 18 तक मैं करवा चुका हूँ। ऑलमोस्ट 70% ग्रामर को मैंने इस तरह से कवर किया है, आपको कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको नहीं देख रहे हैं और सीधे एडिटोरियल पे आ रहे हैं तो आप अपना सर खुजाते होंगे बार बार, ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, कहाँ सर ने करवा दिया, वहाँ करवाया हुआ जाकर के देख लेना, है ना। अब ये पार्टिसिपल की वीडियो में अच्छे से करवाया था मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा 4, जिस भी काम को करो ना अच्छे से करो। शुरू, पहले घोड़ा आता है गाड़ी आती है, पहले घोड़ा आता है ना, तो गाड़ी को घोड़े से पहले मत लगाओ, पहले घोड़ा रखो फिर गाड़ी रखो। तो पहले ग्रामर फिर एडिटोरियल। चलो कह रहा 4, मिस्टर ट्रंप हिज एडमिनिस्ट्रेशंस इमिग्रेशन सागास विल ओनली रच इट अप द प्रेशर ऑन हिम टू परफॉर्म एंड डिलीवर ड्यूरिंग व्हाट ही प्रोबेबली कंसीडर्स द हार्डेस्ट ईयर पॉलिटिकली ऑफ हिज फर्स्ट टर्म। कह रहा ट्रंप साहब के लिए उसके एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की, इमिग्रेशन की जो सागा हैं, जो कहानियां हैं, जो स्टोरीज है। इमिग्रेशन मतलब आप बाहर से आने वाले लोगों को अपने देश में कैसे एंट्री देते हो,
इमिग्रेशन आपका जो संस्था है ना वो इस काम को देखती है ना। तो कह रहे ट्रंप साहब के एडमिनिस्ट्रेशन की जो इमिग्रेशन की जो कहानियां है ना, बड़े बड़े जो किस्से हैं, सागाज हैं, कह रहा वो महज रैचेट अप ही करने वाले हैं, वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर ही लाने वाले हैं, इंक्रीज ही करने वाले हैं, रैचेट अप ही करने वाले हैं। अच्छा किसको? उस तनाव को, प्रेशर को, दबाव को। और किस पे? ऑन हिम, उस पे, खुद पे। अच्छा क्यों? परफॉर्म करने के लिए और डिलीवर करने के लिए। अच्छा कब? इस दौरान उस चीज़ के जिसको वो कंसीडर करता है, ट्रंप मानता है सबसे ज़्यादा हार्ड, सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला ईयर, है ना। और कैसे? सियासी तौर पे, पॉलिटिकली, उसकी फर्स्ट टर्म का, पहले कार्यकाल का। तो कह रहा है अपने पहले कार्यकाल का सबसे जो हार्ड डिफिकल्ट ईयर ट्रंप जिसको मानता है ना, कह रहा है उसका जो प्रशासन की पॉलिसी है ना, एडमिनिस्ट्रेशन की, वो खाली प्रेशर को रैचेट अप ही कर रही हैं उसके ऊपर इस वक्त के दौरान, है ना, सबसे मुश्किल ईयर के दौरान, कि वो परफॉर्म करे और डिलीवर करे, जो बोला है उसको ला करके दे। समझ गए सेंटेंस को? सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, है ना, ऐसे ही समझना है आपको, सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ने। सागा का वर्ब है विल ओनली रैचेट अप। रैचेट अप एक फ्रेजल वर्ब होती है, इंक्रीज करना लेवल बाय लेवल, है ना। रैचेट अप आप कैसे देख सकते हो? आपकी गाड़ी में जैक होता है ना, जब गाड़ी पंचर हो जाती है तो आप जैक लगाते हो, नीचे हुक लगाते हो, और उसको धीरे धीरे आप जो है पुश करके अपनी गाड़ी को ऊपर लाते हो। तो वो क्या रैचेट अप करता है आपकी गाड़ी को, धीमे धीमे, स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल ऊपर लेकर के आता है ना। तो रैचेट अप यही होता है, लेवल बाय लेवल ऊपर लाना किसी चीज़ को। आएंगे मेन कॉन्सेप्ट पे अपना आज का ग्रामर का। ये कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट ग्रामर वीडियो में लेने भी वाला हूँ, स्टैटिक और डायनेमिक वर्ब्स का। ज़्यादा नाम पे ना जाएं, 10 सेंटेंसेज हैं, जहाँ पे एरर दिखे 10 मिनट 5 मिनट लेकर के इन एरर्स को फाइंड आउट करें। करवा चुका हूँ 2 बार, अगली ग्रामर वीडियो में अच्छे से करवाऊंगा। आप सबके सब लोग कोशिश करें, आपको आना चाहिए। अगर आपने पिछले 20-50 एडिटोरियल्स देखे हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो करें शुरू। चलो देखो, कॉन्सेप्ट ये कहता है कुछ ऐसी वर्ब्स हैं इंग्लिश में जिनको स्टैटिक वर्ब्स बोला जाता है, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं इंग्लिश में जिनको स्टैटिक वर्ब्स बोला जाता है, वो कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होती। देखो ये तो किताब में लिखा होता है, अब किताब की ऐसी तैसी करो। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि किताब में कॉन्सेप्ट अधूरा है। किताब कहती है कि स्टैटिक वर्ब्स को कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करना। अब आप समझो क्यों यूज़ नहीं करना, क्योंकि स्टैटिक वर्ब्स हैं वो स्टेट को बताती हैं, अवस्था को बताती हैं, उसमें कोई टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा होता। अगर किसी चीज़ में टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा तो कंटिन्यूअस टेंस में उस वर्ब को यूज़ ना करें। तो कंफ्यूजन नंबर 1 क्या है? स्टैटिक वर्ब क्या होती हैं? जो स्टेट को बताएं, और इनके लिए कंटिन्यूअस टेंस इसलिए यूज़ नहीं होता क्योंकि इनमें टाइम कंज्यूम ही नहीं होता। अच्छा नंबर 2 कंफ्यूजन क्या है? अगर सर कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करना, अगर कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करना तो किस में करें यूज़? अगर कंटिन्यूअस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो, अगर कंटिन्यूअस पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट बना दो। अच्छा कंफ्यूजन नंबर 3, कंफ्यूजन नंबर 3 ये है कि सर ये स्टैटिक वर्ब्स क्या हमेशा स्टैटिक वर्ब्स होती हैं? नहीं, ये स्टैटिक वर्ब्स डायनामिक भी हो सकती हैं, आपको सेंटेंस में पहचानना है। अगर टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा ना, अगर टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा ना, तभी इस रूल को लगाना है। अगर टाइम कंज्यूम हो रहा हो, अगर टाइम कंज्यूम हो रहा हो, तब इस फॉर्मूला को नहीं लगाना। तो इतना डिटेल में किताब में नहीं लिखी होती चीज़, है ना। स्टैटिक वर्ब्स डायनामिक वर्ब्स भी हो सकती हैं, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, पढ़ के उसका मीनिंग लेना है और बताना है टाइम कंज्यूम हुआ। अगर हुआ तो इस रूल को नहीं लगाना, अगर टाइम कंज्यूम नहीं हुआ तो कंटिन्यूअस टेंस को इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देना है। अब मैं आपको एक बार स्टैटिक वर्ब्स दिखा देता हूँ। देखो वैसे तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, है ना, मोटी मोटी जिनसे क्वेश्चन बनते हैं और जिन पे सबको कन्फ्यूजन होती है वो ये वाली हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप किसी चीज़ को हेट करते हो, तो क्या हेट करने में टाइम कंज्यूम होता है क्या? आज आपको उस आदमी से नफरत हो गई, कितना टाइम कंज्यूम किया आपने नफरत होने में? एक पल लगता है नफरत होने में, एक पल लगता है प्यार होने में, लाइक करने में, एक पल लगता है हेट करने में। समझ गए ना? हेट करना एक प्रोसेस नहीं है, आप या तो किसी को हेट करते हो या किसी को हेट नहीं करते हो। वैसे ही अग्री करते हो ना, तो एक पल लगता है अग्री करने में, आपने मान गए तो मान गए, नहीं माने तो नहीं माने। अब अग्रीइंग नाम की कोई चीज़ नहीं है इंग्लिश में। मैं अग्री कर रहा हूँ, ये क्या बात हुई भाई? अग्री कर रहा हूँ मैं, अग्री करता या नहीं करता, है ना। बिलीव कर रहा हूँ, आपने माना और अभी मान लिया भाई मैं तो ऐसा हूँ, या ये तो ऐसी है, या ये तो ऐसा है। मानने में एक पल लगा, इस काम में टाइम कंज्यूम नहीं हुआ। वैसे ही डाउट करने में भी एक पल लगता है, या तो आप किसी चीज़ पे डाउट करते हो या नहीं करते हो। इमेजिन करने में भी एक पल लगता है। हाँ, इमेजिन में आईएनजी फॉर्म यूज होती है, बताऊंगा मैं कब होती है। बिलोंग है, पजेस, है ना। या तो आप कोई चीज़ को रखते हो या नहीं रखते हो। आपके पास 3 गाड़ियां हैं, आई हैव 3 कार्स।
ये आपके पास 3 गाड़ियां नहीं है, आई डू नॉट हैव 3 कार्स। पर ऐसा नहीं होगा, आई एम हैविंग 3 कार्स, है ना, मैं 3 कारों को रख रहा हूं। ये क्या बात हुई यार, रखते हो या नहीं रखते हो, है तुम्हारे पास या नहीं है ना। चलो बस इसी के ऊपर बेस्ड है अपना कॉन्सेप्ट। फटाफट से इन सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। एक सेंटेंस को मैंने रखा स्टेटिव, एक सेंटेंस को रखा डायनेमिक। आपको समझ में आए वर्ब जो है डायनेमिक और स्टेटिव दोनों हो सकती है। दे आर कंसिडरिंग टू मूव टू द यूएस, दे आर कंसिडरिंग दिस प्रॉब्लम वेरी डिफिकल्ट टू थिंक ऑफ ए सोल्यूशन। देखो पहले केस में कंसिडर कर रहे हैं, मतलब इस चीज के ऊपर विचार कर रहे हैं। वो मान रहे हैं कि यार हमें अमेरिका चले जाना चाहिए, जो है ना मूव टू यूएस कर देना चाहिए। अब इस विचार में टाइम कंज्यूम होगा, है ना, क्योंकि वो अब मान लो आज सोचा, घर में बात की, फिर पड़ोसियों से पूछा, फिर दोस्तों से पूछा, फिर मम्मी पापा से पूछा, फिर बच्चों से पूछा, तो क्या किया आपने, इस टाइम को कंज्यूम कर डाला विचार करने पे। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, दे आर कंसिडरिंग दिस प्रॉब्लम वेरी डिफिकल्ट टू थिंक ऑफ ए सोल्यूशन। वो मानते हैं, वो विचार नहीं कर रहे, ख्याल नहीं कर रहे, वो कंसिडर करते हैं इस प्रॉब्लम को बहुत ही डिफिकल्ट एक सोल्यूशन को थिंक ऑफ करने के लिए। उन्होंने मान लिया ये प्रॉब्लम जो है बड़ी जो है डिफिकल्ट है, बहुत ही सोल्यूशन जो है इसका लाना डिफिकल्ट काम है। अब बताओ इस काम में टाइम कंज्यूम हुआ। प्रॉब्लम उन्होंने देखी और देखते ही उन्होंने क्या मान लिया, या थोड़ी देर बाद भी उन्होंने क्या मान लिया कि प्रॉब्लम तो बड़ी डिफिकल्ट है। भाई मान लेने में टाइम कंज्यूम नहीं होता, यहाँ पे आर कंसिडरिंग गलत है। पहले में सही था या गलत था, तो क्या करूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदल देता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट इंडेफिनिट। दे आर कंसिडरिंग जगह दे कंसीडर दिस प्रॉब्लम वेरी डिफिकल्ट टू थिंक ऑफ ए सोल्यूशन। देखो ये आर कंसीडरिंग और कंसीडर के बीच का जो फर्क है ना, ये समझाने के लिए पूरी रामायण बता रहा हूं मैं। लड़के पूरी किताबें पढ़ने के बाद, पूरी कोचिंग करने के बाद भी नहीं सीख पाते। कोशिश करो, आप 5 मिनट में सीख सकते हो। ही इज थिंकिंग ऑफ बाइंग ए न्यू हाउस, ही इज थिंकिंग दैट ही इज वेरी फैट। यहाँ पे वो थिंक कर रहा है कि मैं नया घर लूंगा, वही बात है, सोच रहा है 10 दिन 15 दिन लगाएगा, सबसे पूछेगा, बैंक से लोन लेगा। ही इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू हाउस, कोई बात नहीं। पर यहाँ क्या कर रहा है, वो अपने आप को मोटा मानता है, वो ऐसा सोचता है मैं बहुत मोटा हूं। तो क्या हुआ यहाँ पे, भाई मानता है, सोचता है, तो इज थिंकिंग नहीं है, ही थिंक्स प्रेजेंट डेफिनेट, ही थिंक्स ही इज वेरी फैट। समझ गए ना। तो दूसरे में थिंक्स इसलिए आएगा और पहले में इज थिंकिंग, इसलिए सही है। एवरीवन वाज लविंग द मूवी व्हेन इट रिलीज, जब मूवी रिलीज हुई सब मूवी को प्यार कर रहे थे। मतलब कैसे प्यार कर रहे थे, सला रहे थे मूवी को, है ना। एवरीवन लव्ड द मूवी, इज लविंग गलत होता है, आई एम लविंग इट मैकडोनल्ड के बाहर लिखा होता है वो भी गलत होता है। लविंग कुछ नहीं होता इंग्लिश में, लव्ड होता है या हेटेड होता है ना, लव्स होता है या हेट्स होता है। तो एवरीवन लव्ड द मूवी व्हेन इट रिलीज्ड, है ना। शी इज थिंकिंग दैट शी इज नोइंग एवरीथिंग, वो ऐसा सोचती है कि उसको सब पता है, वो ऐसा सोचती है कि उसको सब पता है। तो पहली गलती तो क्या करके बैठे हम, इज थिंकिंग की जगह लगाना था यहाँ पे थिंक। वो ऐसा मानती है, ऐसा सोचती है कि उसको सब पता है ना, सोच नहीं रही, उसको ऐसा, उसकी ऐसी आदत है, उसको लगता है कि उसको सब पता है। तो शी थिंक्स दैट, और इज नोइंग नहीं, नोज एवरीथिंग, उसको ऐसा लगता है कि उसको सब पता है, दैट शी नोज एवरीथिंग। समझ गए ना। सब पता है या नहीं पता है, इसमें टाइम कंज्यूम नहीं होता, या तो तुम्हें पता है या तुम्हें नहीं पता। वी आर टेस्टिंग द सूप, हम सूप को टेस्ट कर रहे हैं, हम सूप का मजा उठा रहे हैं। तो ये यहाँ पे सेंटेंस सही है ना। वी आर टेस्टिंग द सूप, द सूप इज टेस्टिंग रियली स्पाइसी, सूप जो है बड़ा ही स्पाइसी टेस्ट हो रहा है, सूप का स्वाद बहुत ही स्पाइसी आ रहा है। देखो स्पाइसी स्वाद या तो आएगा या नहीं आएगा, 1 सेकंड की बात है ना। ऐसा नहीं है बहुत देर से स्वाद आ रहा है, फिर मीठा आने लगा, फिर कड़वा आने लगा, या तो वो स्पाइसी है या वो स्पाइसी नहीं है। तो टेस्ट होती है कोई चीज़, तब हम क्या करते हैं, उसके लिए इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। टेस्ट करने के लिए आप टेस्ट करो आधा घंटा सूप को, कोई बात नहीं, पर सूप जब आपको टेस्ट करवाएगा ना खुद का, तो वो टेस्ट जो है इंडेफिनिट टेंस में लेगा। शी इज नॉट हैविंग ए ह्यूज प्रॉपर्टी, वो एक प्रॉपर्टी को नहीं रखती है, नॉट हैविंग गलत है। शी डज नॉट तो पढ़ा ही है, हैव डज नॉट हैव अ ह्यूज प्रॉपर्टी। समझ गए ना। अगला देखो, शी इज नॉट हैविंग डिनर नाउडेज एंड स्लीप्स अर्ली, आजकल वो खाना नहीं खाती है, आजकल वो खाना नहीं खा रही है और जल्दी सोती है। यहाँ पे खाना खाने के अंदर टाइम कंज्यूम होता है, खाना खाने वाली बात है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे इज हैविंग जो है बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए ना। खाना खाना मतलब एक टाइम कंज्यूम करने वाला काम है, हैव करना मतलब किसी चीज़ को खाना भी होता है। तो ये सेंटेंस सही है, पहले को मैं परफेक्ट में बदल दूंगा इंडेफिनिट में। आई थिंक समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को। लोड मत लेना, ग्रामर वीडियो में आ जाएगा अगले वीक। अच्छा चलो अब फटाफट से अपना आज का क्विज सॉल्व करें। 5 क्वेश्चंस हैं, 5 के अंदर एरर है, एरर को ढूंढना और डालना कमेंट सेक्शन में, मेरे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। थोड़े लेट से डालता हूँ, शेड्यूल बिजी है, परेशान मत हुआ करो, लोड मत लिया करो, डालता जरूर हूँ। चलो आगे बढ़े। कह रहे ऑन द वन हैंड ही इज फेसिंग ए शार्प लीगल बैकलैश
in the realm of immigration policy, not only the case of students taking online courses, but also on his ban on the issue of H1 visas for skilled workers and several other worker visas. कह रहा है एक तरफ तो on the one hand, एक तरफ तो वो फेस कर रहा है एक बहुत ही लीगल बैकलैश को, बहुत ही कानूनन लीगल प्रतिक्रिया को, जो शार्प है, बहुत जो है कड़ी है। बैकलैश मतलब आपका किसी के सामने प्रतिक्रिया देना है ना, रिस्पॉन्ड करना। तो लीगल बैकलैश को फेस कर रहा है और कहाँ पे, रियल में, डोमेन में, एरिया में, और किसके, इमिग्रेशन पॉलिसी के। इमिग्रेशन पॉलिसी में बहुत ही लीगल उसको बैकलैश मिला है एक तरफ। तो कह रहा कैसे मिल रहा है, ना महज केस ऑफ उस केस में जो है स्टूडेंट का लेने वाला ऑनलाइन कोर्सेज को, बट ऑल्सो उसका जो बैन लगा हुआ है इन सभी वीजाज जो स्किल्ड वर्कर और अदर वर्कर की कैटेगरीज को दिए जाते हैं। तो इन दोनों के ऊपर उसको लीगली एक कोर्ट केस का सामना करना पड़ रहा है ऑन द वन हैंड। सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही, वर्ब है इज, फेसिंग। बैकलैश आपको बता दिया, बैक की तरफ लैश आता है, रिटेलिएशन होता है, आपकी प्रतिक्रिया आती है। नॉट ओनली के बाद जो आएगा बट ऑल्सो के बाद भी वही आएगा, नॉट ओनली के बाद प्रपोजिशन बट ऑल्सो के बाद में भी ऑन नाम की प्रपोजिशन है ना। चलो कह रहा सेकंड, दूसरी, हिज जॉब अप्रूवल रेटिंग्स are on the decline in the face of his government's mismanagement of policy to contain the spread of COVID-19, the ineffective steps it had taken to bolster the economy, and a surge in racial tension. कह रहा उसकी जो जॉब अप्रूवल रेटिंग है ना, देखो अमेरिका के प्रेसिडेंट्स की जॉब अप्रूवल रेटिंग होती है, जो कि पब्लिक है ना, उनकी राय होती है प्रेसिडेंट के लिए कितनी वो जॉब्स दे सकता है प्रेसिडेंट, है ना। तो कह रहा उसकी जॉब अप्रूवल रेटिंग जो है ना वो डिक्लाइन पे है, जो है उतार पे हैं, कम होती जा रही हैं। और क्यों होती जा रही हैं, इन द फेस ऑफ, सामना करते हुए, देखते हुए, किसको, सरकार की मिसमैनेजमेंट को, और किस काम में, पॉलिसी के अंदर। अच्छा क्यों, कंटेन करने वाली, रोकने वाली, रोकथाम करने वाली कोविड-19 के इन्फेक्शंस को। तो पहली चीज़ तो ये कोविड-19 को मैनेज नहीं करने के कारण उसकी जॉब अप्रूवल रेटिंग गिर रही है ना, डिक्लाइन आ रहा है। अच्छा दूसरी कौन सी चीज़ है, जो बेअसर, बिना असर के इनइफेक्टिव स्टेप्स इसने उठाए हैं हैड टेकन, बोल्स्टर करने के लिए इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए, है ना। दूसरा कारण ये। और तीसरा क्या है, तीसरा है सर्ज, जो रेशियल टेंशन में हुआ है, वहाँ की नस्ल भेद की टेंशन जो बढ़ गई हैं, सर्ज आया, उनमें उछाल आया। इन तीनों को देखते हुए उसकी जॉब अप्रूवल रेटिंग आर ऑन है डिक्लाइन। समझ गए सेंटेंस को, वर्ब सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब पकड़ते जाएं, सिंपल है, कंटेन करना, रोकथाम करना, बोल्स्टर करना, सपोर्ट करना। आपके घर में मोटा तकिया होता है ना, जिसको बोलते हैं मसंद, वो मसंद को बोल्स्टर बोला जाता है इंग्लिश में, और उसी से वर्ब बनाई है हमने, बोल्स्टर मतलब किसी को सपोर्ट करना। उसका काम भी आपको सपोर्ट करना होता है, बोल्स्टर वर्ब भी आपको सपोर्ट करती है ना। चलो कह रहा तीसरी चीज, थर्ड, हिज डेमोक्रेटिक राइवल जो बिडेन इज ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑन मिस्टर ट्रम्प्स फीलिंग्स एंड फाइंड अ पाथ टू विक्ट्री इन नवंबर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कह रहा उसका जो डेमोक्रेटिक राइवल है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी से उसका जो कॉम्पिटिटर है, राइवल है, दुश्मन है, जिसका नाम है जो बिडेन, वो ट्राई कर रहा है फायदा उठाए, कैपिटलाइज ऑन करे ट्रंप की फेलिंग्स पे, ट्रंप की नाकामयाबियों पे। और वो दूसरा काम क्या ट्राई कर रहा है, वो ढूंढ पाए एक रास्ते को विक्ट्री का, जीत का, नवंबर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो तीसरी प्रॉब्लम क्या है उसकी, जो बिडेन नाम की बीमारी इसके सामने खड़ी है। वो जो ये गलत काम करता है, वही गलत काम को सबके सामने लाके जो बिडेन चिल्ला चिल्ला के बताता है, और अपना जो है रास्ता ढूंढ रहा है कैसे मैं जीत जाऊं इलेक्शन को। नवंबर में हो सकता है ट्रंप की कुर्सी चली जाए। कैपिटलाइज ऑन करना होता है किसी चीज को, बैंक ऑन करना, टेक एडवांटेज ऑफ करना। बैंक ऑन इज इक्वल टू कैपिटलाइज ऑन इज इक्वल टू फायदा उठाना। समझ गए ना। चलो आगे बढ़े। करेक्ट, डिस्पाइट द एम्बैरेसमेंट ऑफ रीआइटरेटिंग ऑन हिज लेटेस्ट वीजा पॉलिसी, मिस्टर ट्रंप इज अनलाइकली to back down from his broader protectionist impulse for fear of alienating crores of his base। इतना पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा बावजूद उसकी एम्बैरेसमेंट के, जो रिट्रीट करने का है, पीछे घूम जाने का है, वापस ले लेने का है, उसकी लेटेस्ट वीजा पॉलिसी के बावजूद शर्म आने के इस बात पे कि उसको अपनी पॉलिसी को वापस लेना पड़ा, डिस्पाइट, बावजूद इस काम के, मिस्टर ट्रंप बिल्कुल अनलाइकली है, बिल्कुल भी संभावित नहीं है कि वो बैक डाउन करेगा, पीछे हटेगा। उसके जो मोटे तौर पे जो ब्रॉडर पॉलिसी है ना, प्रोटेक्शनिस्ट इंपल्स है, जो मोटे तौर पे उसकी जो प्रोटेक्शन करने वाली जो फीलिंग है, इंपल्स है। अच्छा क्यों नहीं करेगा ये, क्यों अनलाइकली है, फियर करने के कारण, डरने के कारण, एलिनेट करने का, गुस्सा कर देने का कोर है जो उसका बेस है, उसके जो बेस का। तो ट्रंप का जो बेस है ना, वहाँ के
जो है पैट्रियट लोग हैं, जिन लोगों को इंडियंस और चाइनीज अच्छे नहीं लगते, वही लोग ट्रंप को वोट डालते हैं। तो कह रहा बावजूद शर्म आएगी उसको इस काम पे जिसमें उसने अपनी पॉलिसी को वापस लिया, इसके बावजूद वो बैक डाउन नहीं करने वाला है। जो ये प्रोटेक्शन इंपल्स है उसको चलाता है, क्योंकि इसको डर लगता है मैं एलिनेट कर दूंगा, गुस्सा दिला दूंगा, जो अपने से दूर कर दूंगा अपने कोर बेस को, जिन्होंने मुझे वोट दे करके यहाँ लाए हैं, है ना। अब ये लोग कौन है? दोज हुज जॉब्स ही क्लेम्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉरेनर्स एंड इमिग्रेंट्स। ये वो लोग हैं जिनकी जॉब्स को वो दावा करता है कि मैं प्रोटेक्ट करता हूँ बाहर से आने वाले फॉरेनर्स और इमिग्रेंट से। तो अमेरिका में एंटी इमिग्रेशन सेंटीमेंट चल रहा है पिछले कई सालों से, इंडियन चाइनीज से सब लोग नफरत करने लगे हैं। ट्रंप को यही लोग वोट देकर के लेकर के आते हैं कि तुम इनको इंडियन चाइनीज से हमें छुटकारा दिलाओ। समझ गए सेंटेंस को? एलिनेट करना मतलब किसी को एलियन बनाना, किसी को स्ट्रेंजर बनाना, है ना, किसी को अपने से दूर करना। इसीलिए इसका सिनोनिम है स्ट्रेंज। दोनों का मतलब है किसी को अपने से दूर करना, गुस्सा करवा के। आगे बढ़ते हैं। कह रहा हाउएवर ही विल हैव टू प्रोएक्टिवली address the precarious state of the US macroeconomy through fiscal measures, while also providing succor to tens of millions of workers who have lost their livelihoods through this crisis. कह रहा फिर भी however, हालांकि उसको will have to करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रोएक्टिवली सामने से एड्रेस करना पड़ेगा, सामने से इस चीज़ को संबोधित करना पड़ेगा। अच्छा, किसको? इस प्रिकेरियस स्टेट को, इस बहुत ही खतरनाक सिचुएशन को, और किसकी? अमेरिका की मैक्रो इकोनॉमी की, अमेरिका की मोटे तौर पे अर्थव्यवस्था की। और कैसे करना पड़ेगा भाई? एड्रेस करना पड़ेगा फिजिकल मेजर्स के थ्रू, फाइनेंशियल कदमों को उठा करके उनके जरिए, है ना। ऐसा उसको हाउएवर करना ही पड़ेगा। कह रहा वाइल, जबकि ऑल्सो साथ ही साथ प्रोवाइड करते हुए, देते हुए थोड़े से सकर को, रिलीफ को, हजारों लाखों मिलियंस को ऑफ जो वर्कर हैं जिन्होंने लूज कर दिया है अपने रोजगार को इस क्राइसिस के दौरान, इस क्राइसिस के अंदर अभी तक थ्रू दिस क्राइसिस। तो कह रहा एक तो जिन्होंने नौकरियां खो दी हैं उनको देना पड़ेगा उसको सपोर्ट, साथ ही साथ उसको एड्रेस करना पड़ेगा अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फिजिकल मेजर्स के जरिए। तो कह रहा है बातचीत पे कम ध्यान दो ट्रम्प साहब, ऐसे कुछ काम करो, लोगों की जिंदगियों को आसान बनाओ, इंडियन चाइनीज के पीछे मत पड़ो जो तुम्हारे देश में पढ़ने आते हैं। समझ गए होंगे आई थिंक, है ना। प्रोएक्टिवली मतलब सामने से एक्टिव होकर के, प्रिकेरियस मतलब डाइसी, डेंजरस, है ना, पेरिलस, अनस्टडी, इसको कहते हैं प्रिकेरियस। सकर होता है छोटा सा रिलीफ, छोटा सा सपोर्ट, इज कॉल्ड सकर। लाइवलीहुड इज योर रोजगार, योर ऑक्यूपेशन, तुम्हारी जो रोज की आमदनी है, लाइवलीहुड, है ना। खत्म करेंगे इसी के साथ अपने सेशन को आज के। कोशिश कर रहा हूँ मैं रोज जल्दी लाने की, शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक अपलोड कर देता हूँ, है ना। 6 साढ़े 6 बजे चेकआउट किया करो, सेशन आपको मिलने लगेगा। इजाज़त दें मुझे अगली ऑडियो तक के लिए, वीडियो तक के लिए। कभी भी मुलाकात लूँगा। चैनल को एक शेयर जरूर देना सोशल मीडिया पे। साइनिंग आउट।